नमस्कार, आप देख रहे हैं आधा दिन पूरी खबर। मैं हूं आपके साथ शिवांगी ठाकुर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। सबसे पहली खबर आपको बताते हैं, नाबालिग लड़की साक्षी के हत्याकांड मामले में इंस्टाग्राम चैट सामने आई है। इस हत्याकांड मामले में इंस्टाग्राम चैट से कई बड़े खुलासे हुए हैं। साक्षी हत्या मामले में इंस्टाग्राम चैट से एक अहम सुराग मिला है। ये सुराग साक्षी, साहिल और सहेली नीतू के बीच का चैट है। ये चैट 6 मई की बताई जा रही है। ये चैट 6 मई का बताया जा रहा है, जिसमें नीतू ने लिखा, साक्षी कहाँ है तू, बात नहीं करेगी। इसमें साक्षी नीतू को बताती है कि उसके परिवार वालों ने मोबाइल छीनकर उसे घर में बंद कर दिया है। साथ ही साक्षी कहती है कि घर वालों ने फोन भी ले लिया है, मैं क्या करूं, भाग जाऊंगी। तो वहीं साक्षी और साहिल की इंस्टाग्राम चैट से खुलासा हुआ है कि प्रवीण के मैसेज का स्क्रीनशॉट साक्षी ने साहिल को भेजा। माना जा रहा है कि इसी चैट के बाद दोनों के बीच झगड़े की शुरुआत हुई। 15 अप्रैल को साक्षी ने प्रवीण के मैसेज का स्क्रीनशॉट साहिल को भेजा था और लिखा था कि इसको कुछ बोलना मत। साथ ही कई रील्स एक दूसरे को भेजी थी। इधर घाटी में सुरक्षा बल आतंकवादियों को लेकर के जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं। आज राजौरी में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है और पूरे इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन चला रही है। दरअसल सुरक्षा बलों को सूचना मिली थी कि राजौरी के एक घर में 2 से 3 आतंकी छिपे हैं, जिसके बाद सेना ने पूरे इलाके को घेर लिया और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। इसी दौरान घर में छिपे आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में सुरक्षा बलों ने भी फायरिंग की और एक आतंकी को मार गिराया। इससे पहले मई की शुरुआत में भी राजौरी में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। इस दौरान 5 जवान शहीद हो गए थे, जबकि 2 आतंकी मारे गए थे। घाटी में सुरक्षा बल आतंकियों को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है और पिछले कुछ दिनों में घाटी से लेकर सीमा से सटे इलाकों में सर्च ऑपरेशन चला रही है और उनका सफाया कर रही है। तो घाटी में लगातार सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है और इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी रजत वोहरा सीधे उस जगह से जुड़ गए हैं। रजत, ये बताइए इस वक्त वहां पर क्या कुछ चल रहा है? जी बिल्कुल, एक बड़ी कामयाबी इस ऑल आउट ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली है और इस समय हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। दसल गली का ये इलाका है और मैं पहले इलाके के बारे में बताना चाहूँगा। ये पूरा घने जंगल का इलाका है और इसी का इस्तेमाल कर कर जो ये आतंकी हैं वो लगातार कोशिश करते हैं कि किसी बड़ी आतंकी वारदात को जम्मू के में अंजाम दिया जा सके। पर आज इसी फिराक में जो ये 2 से लेकर 3 आतंकी कल रात भी इस इलाके में छुपे हुए थे। स्पेसिफिक इनपुट के बाद जम्मू कश्मीर के SOG और इंडियन आर्मी ने यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाया और उसी दौरान बौखलाए आतंकियों ने फायरिंग की और उसी दौरान रिटेलिएशन में सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक आतंकी को मार गिराया है। अभी भी अगर हम बात करें तो इंडियन आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा जो सर्च ऑपरेशन है वो लगातार चलाया जा रहा है और इन इलाकों को खंगाला जा रहा है कि किस तरह से ये आतंकी यहाँ पहुंचे और साथ में अगर और कोई आतंकी यहाँ पर छुपा बैठा है तो उन्हें भी पकड़ा जा सके। आपको बता दूं कि राजौरी में ही कंडी इलाके में मई के 2 और 3 तारीख को यहाँ पर 5 सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान शहीद हुए थे एक एनकाउंटर में और उसमें एक आतंकी को सिक्योरिटी फोर्सेस ने मार गिराया था। इस तरह की भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि उन्हीं जो 10 से 12 आतंकी जो पिछले काफी समय से बट्टा दूड़ियां एनकाउंटर से लगातार यहां पर एक्टिव हैं, उन्हीं में से ये आतंकी हो सकता है और ये फॉरेन टेररिस्ट भी हो सकता है, क्योंकि लगातार पिछले काफी समय से जम्मू कश्मीर में अगर बात करें तो किसी भी तरह की जो ज्वाइनिंग है आतंकियों की वो नहीं हो रही है। रजत, इस खबर पर नजर बनाए रखिए, आगे भी अपडेट के लिए रुख करते रहेंगे आपका। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश का खुलासा किया है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान कश्मीर में दहशत फैलाने के लिए ड्रग्स और हथियार भेजने की तैयारी कर रहा है। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तान की एक और नापाक साजिश को बेनकाब किया है। जम्मू कश्मीर में अमन चैन फिर से लौट रहा है। पहले से बेहतर हालात की तरफ वापसी हो रही है, लेकिन अमन चैन वाली वापसी आतंकियों को रास नहीं आ रही है। पाकिस्तान स्पॉन्सर आतंकी हर दिन घाटी में दहशत फैलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुरक्षा बल उनका सफाया कर रहे हैं, जिसकी वजह से आतंकी आका काफी बौखलाए हुए हैं। और अब पाकिस्तान ने हथियारों और ड्रग्स को लेकर एक नया प्लान बनाया है।
खुफिया एजेंसियों को इनपुट मिले हैं कि पाकिस्तान बड़ी मात्रा में हथियारों और ड्रग्स की खेप भारत में सप्लाई करने की फिराक में है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन ड्रग्स और हथियारों की इस कंसाइनमेंट को श्रीनगर में सप्लाई करने की तैयारी कर रहा है। इस इनपुट के बाद सुरक्षा बलों को पहले से ज्यादा अलर्ट पर रहने को कहा गया। इसके साथ ही जिस रूट से आतंकी हथियारों की खेप भारत आने की संभावना है, जहां एक और पहलवानों के समर्थन में बुलाई गई महापंचायत का आज दूसरा दिन है, वहीं लगातार बृजभूषण भी सफाई दे रहे हैं। दूसरी ओर आपको बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह के समर्थन में अयोध्या में बुलाई गई जन चेतना महारैली को अब रद्द कर दिया गया है। यौन शोषण के आरोपों से घिरे कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने 5 जून को अयोध्या में होने वाली जन चेतना महारैली स्थगित कर दी है। फेसबुक पोस्ट के जरिए बृजभूषण शरण सिंह ने दावा किया कि उन पर झूठे आरोप लगाए गए हैं। राजनीतिक विरोधियों और पार्टियों ने उन पर झूठे आरोप लगाए हैं। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि पुलिस आरोपों की जाँच कर रही है और सुप्रीम कोर्ट के गंभीर निर्देशों का सम्मान करते हुए जन चेतना महारैली 5 जून अयोध्या चलो कार्यक्रम कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया है। वहीं पहलवानों के समर्थन में आज फिर हरियाणा की कुरुक्षेत्र में खाप महापंचायत हो रही है। इससे पहले कल मुजफ्फरनगर के सोरम में खाप महापंचायत हुई थी। बृजभूषण शरण सिंह अपने ऊपर लगे आरोपों को लगातार बेबुनियाद बता रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर मैं गलत साबित हुआ तो मुझे फांसी पर चढ़ा दो। एक भी आरोप मेरे ऊपर साबित हो जाएगा तो बृजभूषण सिंह स्वयं फांसी पर लटक जाएंगे, किसी को कहना नहीं पड़ेगा। वहीं अब इस मामले में WFI के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ बेहद गंभीर आरोप लगे हैं। दरअसल दिल्ली पुलिस ने पहलवानों की शिकायत पर 2 FIR दर्ज की। इनमें पीड़ित पहलवानों ने यौन शोषण का ब्यौरा दिया है। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दर्ज FIR को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। बृजभूषण के खिलाफ 2 FIR में यौन शोषण की मांग, छेड़छाड़ की 10 शिकायतें हैं। शिकायत के मुताबिक आरोपी पर गलत तरीके से छूने, किसी बहाने से छाती के ऊपर हाथ रखने की कोशिश या हाथ रखना, छाती से पीठ तक हाथ को लेकर जाना, पीछा करने के आरोप शामिल हैं। ये शिकायत कनॉट प्लेस थाने में 21 अप्रैल को दी गई थी और दिल्ली पुलिस ने 28 अप्रैल को 2 FIR दर्ज की थी। नाबालिग रेसलर की शिकायत के मुताबिक आरोपी ने कसकर पकड़ा था, तस्वीर खिंचवाने का नाटक किया, अपनी ओर खींचा, कंधे पर जोर से दबाया और फिर जानबूझकर उसके शरीर को गलत तरीके से छुआ, जबकि पीड़िता की तरह से स्पष्ट कर दिया गया था कि उसका पीछा न करें। तो वहीं 6 बालिग महिला रेसलर्स की शिकायत के मुताबिक आरोपी ने पहलवान को होटल के रेस्टोरेंट में रात के खाने के दौरान अपनी मेज पर बुलाया और गलत तरीके से टच किया। सांसों के पैटर्न को समझने के बहाने से छाती से पेट तक टच किया गया। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी के मुस्लिम लीग वाले बयान पर पलटवार किया है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि राहुल गांधी ने मुस्लिम लीग को सेक्युलर बताकर अपनी अज्ञानता का परिचय दिया है। राहुल गांधी के मुस्लिम लीग पर दिए गए बयान पर बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने पलटवार किया है। सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा है कि कांग्रेस के चिर युवा और चिर व्याकुल राहुल अपनी अज्ञानता का परिचय दिया है। राहुल गांधी संस्थानों की आलोचना करते करते अब भगवान को भी घसीट लाए। मुस्लिम लीग को सेक्युलर बताकर उन्होंने अपनी अज्ञानता का परिचय दिया है। राहुल गांधी जी अपनी चिर प्रतीक्षित विदेश यात्रा पे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपनी चिर संचित घृणा और मोदी जी के प्रति चिर संचित वैमनस्य में अपनी अज्ञानता और द्वेष दोनों का परिचय दे रहे हैं। सुधांशु ने यह भी कहा कि राहुल गांधी जब 7 समंदर पार जाते हैं तो पता नहीं उनके दिमाग में क्या हो जाता है। ये उनकी बुद्धि के ऊपर सबसे बड़ा सवाल है। किसी का दिमाग 7वें आसमान पे पहुंच जाए तो उसे कुछ समझ में नहीं आता। मुझे लगता है राहुल गांधी जब 7 समंदर पार जाते हैं तो उनका दिमाग पता नहीं कहां हो जाता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने अमेरिका दौरे पर मुस्लिम लीग को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। राहुल गांधी ने मुस्लिम लीग को सेक्युलर पार्टी बताया है। अमेरिका दौरे पर गए कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान लगातार देश की सियासत में विवाद खड़ा कर रहे हैं। राहुल गांधी ने वॉशिंगटन में केरल की मुस्लिम लीग पार्टी को लेकर बयान दिया है, जिस पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी का कहना है कि मुस्लिम लीग पूरी तरह से सेक्युलर पार्टी है और मुस्लिम लीग के बारे में कुछ भी नॉन सेक्युलर नहीं है। राहुल गांधी ने ये बातें केरल में एक सवाल के जवाब में की।
राहुल गांधी ने कहा कि जिस व्यक्ति ने सवाल पूछा है उसने मुस्लिम लीग को पढ़ा ही नहीं है। You talked about secularism and democracy while opposing the Hindu party BJP. However, Congress in Kerala has been in alliance with the Muslim party, Muslim League in Kerala, the state from which you were MP for more than, the state you are the MP for more than 70 years. Muslim League is a completely secular party. Right. There's nothing non-secular about Muslim League. राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट करके लिखा कि जिन्ना की मुस्लिम लीग जो धार्मिक आधार पर भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार पार्टी है, राहुल गांधी के अनुसार वो एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। अमेरिका दौरे पर गए राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार को घेर रहे हैं। गुरुवार को भी राहुल गांधी वॉशिंगटन प्रेस क्लब में थे, जहां उन्होंने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। वहीं वॉशिंगटन के नेशनल प्रेस क्लब में राहुल गांधी ने मीडिया के सवालों का जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने कई मोर्चों पर पीएम मोदी को घेरने की कोशिश की। खासकर अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर राहुल गांधी ने कहा कि ग्राउंड पर बेरोजगारी और महंगाई बहुत है। Massive unemployment and dramatic increase in prices. And this is one of the reasons we won the Karnataka election, was that there was a feeling in India. भारत में अल्पसंख्यक अधिकारों से जुड़े एक सवाल पर भी राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। India has a very robust system already in place. That system has been weakened, right? But it's not that system doesn't exist. If the conversation, the democratic conversation is allowed to be fostered, then these issues will settle themselves. राहुल गांधी अपने अमेरिका दौरे पर लगातार मोदी सरकार पर हमला बोल रहे हैं और अपने बयानों के जरिए 2024 के लोकसभा चुनावों की तैयारी कर रहे हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में संघ शिक्षा वर्ग कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम बॉर्डर पर दुश्मनों को ताकत दिखाने के बजाय आपस में ही लड़ रहे हैं। संघ प्रमुख ने कहा कि देश में भाषा, पंथ, संप्रदाय और रियायतों की चर्चा हो रही है। जाहिर है इससे हमारे दुश्मनों को ताकत मिलती है। उन्होंने कहा कि देश में आंतरिक कलह चल रही है। देश में कितने जगह कितने प्रकार के कलह मचे हैं। भाषा को लेकर विवाद, पंथ संप्रदायों को लेकर विवाद। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने राहुल गांधी पर भी इशारों में निशाना साधा और कहा कि देश के बाहर भारत को नीचा दिखाने वाले शत्रु हैं। देश के अंदर नहीं तो देश के बाहर तो भारत को नीचा दिखाना चाहने वाले शत्रु है। अपने स्वार्थ के लिए भारत को दबाए रखने वाले, आपस में झगड़ता लड़ता रखना चाहने वाले लोग हैं। संघ प्रमुख ने कहा कि देश की अखंडता को बनाए रखना सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में इस्लाम पर आक्रमण हुआ, लेकिन दूसरों देशों में वो सिकुड़ता गया, लेकिन भारत में इस्लाम की पूजा सुरक्षित चलती है। छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की 350वीं जयंती पर पीएम मोदी ने आज उन्हें नमन किया। पीएम मोदी ने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन में शिवाजी महाराज के विचारों का ही प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज के राजतिलक के 350 साल पूरे होने पर देशवासियों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा, छत्रपति शिवाजी महाराज ने गुलामी की मानसिकता खत्म की। शिवाजी महाराज ने हमेशा भारत की एकता और अखंडता को सर्वोपरि रखा। आज एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन में शिवाजी महाराज के विचारों का ही प्रतिबिंब देखा जा सकता है। उन्होंने गुलामी की मानसिकता को खत्म कर राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित किया। पीएम मोदी ने कहा, सैकड़ों वर्षों की गुलामी ने देशवासियों से उनका आत्मविश्वास छीन लिया था। ऐसे समय में लोगों में आत्मविश्वास जगाना एक कठिन कार्य था। उस दौर में छत्रपति शिवाजी महाराज ने न केवल आक्रमणकारियों का मुकाबला किया, बल्कि जनमानस में ये विश्वास भी कायम किया। दिल्ली में हुए साक्षी मर्डर केस को लेकर अब बाबा बागेश्वर का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, बेटियां सुरक्षित नहीं होंगी।
बाबा बागेश्वर ने एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र की मांग दोहराई है। बाबा बागेश्वर ने साक्षी हत्याकांड को लेकर कहा कि जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, बेटियां सुरक्षित नहीं होंगी। साक्षी की वीडियो देखकर मन व्यथित है। साक्षी बेटी का बहन का हुआ हमारे देश का दुर्भाग्य है। वह कृत्य वीडियो देखकर हमारा हृदय विदीर्ण हो गया। लोग हमसे कहते कि आप विवादित बातें करते हो, विवादित बोलते हो। हमारी बहन बेटियों के साथ जब ये अत्याचार होता है तो खून खौलता है। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री के बयानों पर विवाद शुरू हो गया है। बाबा ने बागेश्वर धाम की ताकत के सामने किसी धर्म के गुरुओं के ना टिकने की बात भी कही थी। 2024 सामने है और ये साहब जो कुछ भी कर रहे हैं वो उसको देखते हुए कर रहे हैं। कभी ये हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, कभी ये हिंदू बहन बेटियों के बारे में कहते हैं। तो एक रिलीजियस आदमी को, एक धार्मिक व्यक्ति को ये बातें शोभा नहीं देती। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम गैंगस्टर संपत नेहरा को रिमांड में लेकर के पूछताछ कर सकती है। दिल्ली के कारोबारी की हत्या के मामले में क्राइम ब्रांच फिलहाल पूछताछ कर रही है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के बाद गैंगस्टर संपत नेहरा की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच अब गैंगस्टर संपत नेहरा को रिमांड पर लेने वाली है। संपत नेहरा ने दिल्ली के सनलाइट इलाके में लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर एक कारोबारी पर गोली चलवाई थी और इस वारदात को 3 नाबालिग लड़कों ने अंजाम दिया था। इन तीनों लड़कों को पुलिस ने राजस्थान से गिरफ्तार किया था और पकड़े गए तीनों नाबालिग लड़कों ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि उन लोगों ने लॉरेंस के भाई अनमोल के कहने पर वारदात को अंजाम दिया था। इसी केस के मामले में क्राइम ब्रांच की टीम ने लॉरेंस बिश्नोई को 10 दिन की रिमांड पर लिया था। इस मामले में संपत का नाम भी सामने आया है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच गैंगस्टर संपत नेहरा को भी रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है। पुलिस की टीम भटिंडा जेल से संपत नेहरा को लेकर आ रही है और उसे साकेत कोर्ट में पेश कर रिमांड की मांग की जाएगी और क्राइम ब्रांच को उम्मीद है कि संपत नेहरा कई बड़े खुलासे कर सकता है। लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में राजद्रोह कानून बहाल करने की अब सिफारिश कर दी है। लॉ कमीशन ने कहा है कि राष्ट्र विरोधी और अलगाववादी तत्वों से निपटने के लिए राजद्रोह कानून की जरूरत है। लॉ कमीशन यानी कानून आयोग ने राजद्रोह कानून यानी आईपीसी की धारा 124A पर अपनी रिपोर्ट पेश की है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में राजद्रोह कानून यानी आईपीसी की धारा 124A को दोबारा बहाल करने की सिफारिश की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि राष्ट्र विरोधी और अलगाववादी तत्वों से निपटने के लिए कानून की जरूरत है। लॉ कमीशन ने राजद्रोह कानून में और ज्यादा स्पष्टता लाने के लिए कुछ सुझाव दिए हैं। सुझाव में कहा गया है कि इस कानून में न्यूनतम सजा को 3 साल से बढ़ाकर 7 साल कर देना चाहिए। साथ में इस धारा से जुड़े मामलों की शुरुआती जांच इंस्पेक्टर रैंक के अफसर को करना चाहिए। सुझाव में ये भी कहा गया है कि सरकार की मंजूरी के बाद ही FIR दर्ज होनी चाहिए। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार देशद्रोह कानून में संशोधन की तैयारी कर रही है। इसे लेकर संसद के मॉनसून सत्र में एक प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में बीती 1 मई को भी इसके बारे में जानकारी दी थी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में मुस्लिम लड़के और हिंदू लड़की की शादी का मुद्दा गर्मा गया है, जिसका शादी का कार्ड जम करके अब वायरल हो रहा है। बिल्कुल, बात फैलते ही निकाह रुकवाने के लिए लड़की के परिजनों ने एसपी से गुहार लगाई है और साथ ही लव जिहाद और धर्म बदलने का आरोप भी लगाया है। मुस्लिम लड़के और हिंदू लड़की की शादी के इस कार्ड को लेकर मध्य प्रदेश के जबलपुर में जमकर हंगामा हो रहा है। मामला जबलपुर के मक्का नगर इलाके का है। बताया जा रहा है कि यहाँ रहने वाले मोहम्मद अयाज ने पहले जनवरी में हिंदू लड़की अनामिका दुबे से कोर्ट मैरिज की और अब 7 जून को दोनों की मुस्लिम रीति रिवाज से शादी होने वाली है। शादी के कार्ड में दुल्हन अनामिका दुबे का नाम उजमा फातिमा लिखा है। शादी के इस कार्ड के वायरल होने के बाद लड़की के घर वाले और हिंदू संगठन के लोग जबलपुर थाने पहुंच गए और जमकर हंगामा किया। लड़की के घर वालों ने मुस्लिम युवक को लड़की को बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन कर शादी करने का आरोप लगाया है। हमारी बेटी के साथ साजिश हुई है और शादी का वो देखे 420 करके उन्होंने और शादी का दिया और हम लोग कोई अनुमति नहीं ली गई है। शादी किया है वो मुसलमान हैं, अब्दुल खान है और हमें जान से मारने की धमकी दी गई थी हम लोगों को। हिंदू लड़की के माता पिता के आरोपों के बाद पुलिस मामले की जांच कर कार्रवाई करने की बात कह रही है।
और चलिए बात कर लेते हैं छात्रों से जुड़ी खबर की। 10वीं के छात्र अब केमिस्ट्री की मिस्ट्री और लोकतंत्र का पाठ नहीं पढ़ सकेंगे। एनसीईआरटी ने किताबों से लोकतंत्र की चुनौतियां और पीरियोडिक टेबल जैसे कई चैप्टर्स ही हटा दिए हैं। एनसीईआरटी ने 10वीं क्लास की किताबों से लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियों समेत कई चैप्टर हटा दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इन चैप्टर्स के नाम लोकतंत्र और विविधता, राजनीतिक दलों और लोकतंत्र की चुनौतियां हैं। इसके अलावा 10वीं की किताब से पीरियोडिक टेबल भी हटा दी गई है। दरअसल कोविड के दौर में रेगुलर क्लासेस नहीं लगी और अब स्टूडेंट्स पर एकदम से पढ़ाई का बोझ बढ़ गया है। ऐसे में इसे कम करने के लिए ये फैसला लिया गया है। छात्र अब भी इन विषयों के बारे में पढ़ सकते हैं, बशर्ते वो 11वीं और 12वीं में इन टॉपिक्स से संबंधित सब्जेक्ट चुने। इन कोर्स को हटाने की वजह बताते हुए एनसीईआरटी ने कहा कि इन चैप्टर्स के कठिन होने, एक ही कंटेंट की ओवरलैपिंग और आज के संदर्भ में महत्व न होने की वजह से इन्हें हटाने का फैसला लिया गया है। 2 दिन पहले ही एनसीईआरटी ने 12वीं की किताब से खालिस्तान से जुड़े अंशों को हटाने का फैसला लिया था। एनसीईआरटी ने ये कदम शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की मांग पर उठाया। जी न्यूज़।